बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू BLD V1। ये मैंने नया नाम रखा है। क्या नाम रखा है? क्यों? बिजनेस लॉ डायनेमिक्स वॉल्यूम 1, और दूसरे को आप लोग कह सकते हैं BLD कंपनी लॉ या V2। तो ये मैंने अभी तक कहीं ये नाम नहीं सुना, ये हमारा ही अपना नाम है, इस पे कोई ट्रेडमार्क नहीं है, सब यूज कर सकते हैं। BLD V1 में जो हमारा 50 नंबर का पोर्शन है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 15। बिल्कुल सही जवाब है। जिनको नहीं मालूम है उनको वो स्टडी टेक्स्ट हमने भेजा हुआ है, वो उसमें से देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली चैप्टर से ज्यादा अहम है टॉपिक। टॉपिक्स कितने हैं किसी को भी नहीं मालूम? 6 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 लीगल सिस्टम, छोटा सा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, बड़ा ही मज़ेदार है और बहुत से मेरे साथ पढ़ने वालों का फेवरेट हो जाता है। ये लीगल सिस्टम मैं थोड़ा सा ठहर के पढ़ाऊंगा। नंबर 2 और जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें तकरीबन कोई 9 चैप्टर्स हैं, ये एक चैप्टर है। ये पूरा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट है। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों 9 चैप्टर्स हैं, इनकी क्या अहमियत है। तीसरा टॉपिक है द पार्टनरशिप एक्ट। इसके 3 चैप्टर्स हैं, 9 3 12 और 1 13। चौथे नंबर पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका एक चैप्टर है। कितने हो गए? 5वें नंबर पे असल में 2 टॉपिक्स हैं जो कि 2-2 पेजेस के हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। ये बिल्कुल इसको तो आप समझ लें कि 2-2 पेजेस के हैं ना, असल में ये 2 हैं। सब लोगों को ये बात क्लियर हो गई? निकले आगे? ये एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा टॉपिक्स का। अच्छा, अब इधर आ जाएं। बल्कि पहले मैं एक काम करता हूं, आपको चैप्टर दिखाता हूं। ये चैप्टर 2 से हम शुरू करेंगे। चैप्टर 2 में पेज 2, पेज 3। सबको नजर आ रहा है? ये थोड़ा बड़ा हो गया। यहां से यहां तक रीड करें, जल्दी से इसको रीड करें। रीड हो जाए तो मुझे डन, शाबाश। ये जैसे तस्कीना ने लिखा है ऐसे मुझे भी और भी दोस्त बता दें, या वो हाथ ऐसे खड़ा कर दें तो मुझे पता चल जाएगा। रीड कर लिया? क्या समझ आया? लीगल डॉक्यूमेंटेशन कहाँ लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंटेशन तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सबसे पहली बात यह है कि ये एक लफ्ज़ है और ये एक लफ्ज़ है, और सबसे अहम जो लफ्ज़ है वो आप नोटिस नहीं कर रहे होंगे, और वो लफ्ज़ है ये यूजुअल। अब आपने इसको पढ़ लिया ना, अमाद मियाँ अभी ज़रा देखिएगा, अब आपने इसको पढ़ लिया ना, अब आप इसको भूल जाएं। अब आप मेरे साथ थोड़ा सा मामला करें। देखिए, बिजनेस लॉ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको 4 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1,
जो भी टॉपिक होगा, मिसाल के तौर पे आपने कभी लफ्ज़ सुना हुआ है, अभी तस्कीना आप ज़रा इधर आ जाएं, आपने टॉपिक लफ्ज़ सुना होगा ऑफ़र। अगर मैं कहूं कि ऑफ़र किसे कहते हैं, तो अभी आप नहीं बता सकते, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप बता देंगे। ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये लीगल वर्ड है। ये फ़र्क समझ में आया? तो आप कहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्यों? कि हमने तो इंग्लिश पढ़ी हुई है, अब ये इंग्लिश ही के वर्ड के लीगल मायने होंगे। जी, आप एक नया सब्जेक्ट सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे लफ्ज़ों के मायने आ जाएंगे, इसलिए आपको इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक को सबसे पहले जो हमारा काम है वो है अंडरस्टैंडिंग, यानी पहला काम हमारा क्या होगा एज ए स्टूडेंट, हमें अंडरस्टैंड करना है। मेरे टीचर, इनका मैं पहली क्लास में नाम लेता हूँ, प्रोफेसर मसूद साहब, मसूदुल हसन साहब, मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनका जुमला है, लॉ इज नथिंग, कुछ नहीं है सिवाय अंडरस्टैंडिंग, बट अंडरस्टैंडिंग। यानी एक दफ़ा आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो थिंग्स बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो पहला जो आपकी कोशिश होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन वाले लिखेंगे यू और आप लोग बोलेंगे नहीं यू, आप यू नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा, वो तो बेचारे ज़रा दूर है ना, इसलिए उनको शॉर्ट में हम लिखवा रहे हैं, पूरा ना लिखें। तो पहला काम है हमारा। नंबर 2 हमारा काम होगा, इसको मैं उर्दू में लिखता हूं, याद करना। किसको? आप सबको जिन्होंने पहली क्लास ली है वो मुझे बताएं कि किस चीज को याद करना? शॉर्ट पॉइंट्स को। ये कौन है शॉर्ट पॉइंट्स वाला? हम कोई शॉर्ट पॉइंट्स निकालेंगे, बस उन्हें हमें फौरन याद कर लेना है। वो टेक्निकल वर्ड्स होंगे हमारे, वो हम क्लास में निकालेंगे। इसे हमने याद करना है। मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं लिख रहा कि लर्निंग के मायने लोग समझ लेते हैं पढ़ना, नहीं, पढ़ना नहीं है, याद करना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपने नहीं याद करना, इसी वाले इस अंडरस्टैंडिंग में ही आधे से ज़्यादा याद हो जाएगा, और फिर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के याद करेंगे। अंडरस्टैंड करते वक्त आपने याद नहीं करना है, वो खुद ही याद हो जाएगा। नंबर 3 काम है, और ये बड़ा ज़बरदस्त और सबसे ज़बरदस्त काम है जो आपने सीखना है, और वो है अपने याद किए हुए और अंडरस्टैंड को अप्लाई करना। यानी कि एक सिनेरियो, एक सिचुएशन दे देंगे वो, और वो आपने वो पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आपको अब याद नहीं आएगा कि इसमें हमने क्या बात, अभी मैं समझाऊंगा ये बात, अभी मैं ये बात समझाऊंगा। तो ये जो अप्लाई करना है, ये कैसे आएगा आपको? एक तो क्लास में आएगा, दूसरी आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे स्टडी टेक्स्ट से, और उससे भी पहले आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वो मेरी तरतीब में आपको याद है ना? इससे आपको एक अप्लाई करने में, अच्छा, इसमें 2 इसके पहलू हैं, अप्लाई करने के 2 पहलू हैं। एक है मेंटल, यानी कि माइंड में आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, और दूसरा हिस्सा है रिटन, जो कि पेन से आप करते हैं। इस हिस्से को हम चौथा काम कहते हैं, और वो है ड्राफ्टिंग। आप बाहर जाएंगे ना, हर कोई ड्राफ्टिंग की बात कर रहा होगा। भाई पहले आप ये 3 काम तो कर लें। माज आपकी उम्र के कह के गए ना कि ड्राफ्टिंग बिकम्स वेरी इजी फॉर यू देन, और वो फिर हम पे। अच्छा, इन 4 कामों में हम आपकी मदद करेंगे पूरी। आपने सिर्फ एक काम करना है, पूछे ना क्या? आपने रोज आना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, बहुत ही मजबूरी हो तो रिकॉर्डिंग का कर लें, अदरवाइज आप अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे काम हो जाएंगे, और फिर आपका पेपर हंसते खेलते निकलेगा। नंबर 1, नंबर 2, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको फ़ायदा होगा और मदद मिलेगी। 2 बातें मैंने क्या की हैं पहले लेक्चर की, 2 बातें। नंबर 1, अगर चाहें तो मुझसे गाइडेंस ले लें। नंबर 2, मैंने ये बताया है कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ। ये पहले लेक्चर में सिर्फ ये 2 बातें हुई। अभी तक मैंने 2 काम किए हैं। एक, BLD वॉल्यूम 1 का सिलेबस बेसिकली है क्या? टोटल टॉपिक मैंने पूछा है 6, 5 जमा 1 कह लें या 6 कह लें, तो 6 टॉपिक्स हमने कवर करने। और दूसरे हिस्से में मैंने क्या किया है कि हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्या करना है,
नंबर 1 बोले अंडरस्टैंड करना है, नंबर 2 याद करना है और वो हो जाएगा, नंबर 3 अप्लाई करना है, और नंबर 4 फिर उसको लिखने का हमने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब आप कहें तो मैं इन चारों के हिसाब से एक मिसाल आपको करा दूं या कोर्स शुरू कर दूं, ये अब आपकी चॉइस है। इन चारों को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपके कोर्स के हिसाब से एक एग्जाम्पल के जरिए ये चारों बातें समझा दूं, ताकि आपको एक पता चल जाए कि अच्छा ये क्या क्या किस तरह है मामला। या मैं ये करूं कि बस मैं कोर्स शुरू कर दूं, जैसे आपने मोहम्मद अली कह रहे हैं एग्जाम्पल दे दें, अम्माद कह रहे हैं एग्जाम्पल दे दें, क्लास में भी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दे दें। मुझे खुशी हुई, मैंने अपना फैसला थोपा नहीं है, लेकिन आपने अच्छा फैसला किया अगर आप मुझसे पूछें तो। देखिए, एक चीज़ फर्ज करें आपके सामने आती है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। देखिए, ये एग्जाम्पल से मैं आपको वो चारों बातें समझा रहा हूं। अब बज़ाहिर आपको बड़ी ही सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है, ये वही है वो जो भाई शुरू वाले एथलेटिक का हाथ रख के नहीं खड़े हुए थे, ये बिल्कुल वही है। अभी आप थोड़ी देर में इसको टेक्निकल देखें। सबसे पहली तो चीज़ आप ये देखें कि ये एक लीगल वर्ड है ऑफर, और दूसरा हमें कम्युनिकेटेड का मतलब मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है स्टेप 1 में अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हो गई। पूछें, मुझे क्या पता क्या पूछें, आपके सामने बोर्ड पर है, मुझे क्या पता भाई। आपको कम्युनिकेटेड का मतलब पता है, आपको ऑफर का मतलब पता है? ऑफर किसको बोलते हैं? अल्लाह अकबर, मैं सोच के कुछ आता हूं, लेकिन हर दफा जब ऐसा होता है ना तो मुझे फिर वही बातें करनी पड़ती हैं। देखिए, या तो हमें आता है या हमें नहीं आता, बाकी तुक्का होता है। तो जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, चार्टर्ड का मतलब कभी देखा है? चार्टर्ड का क्या मतलब है? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं ना, तो चार्टर्ड का क्या मतलब है? लो, यही नहीं पता, इतना जबरदस्त मायने है। देखो, चार्टर्ड के एक मायने ये होते हैं कि आप किसी कानून, किसी चार्टर के तहत कोई चीज काम करते हैं तो वो चार्टर्ड कहलाता है। रॉयल चार्टर नहीं होता था, ऐसे खोलते थे, तो ये चार्टर एक कानून होता है। जैसे आईकैप एक कानून के तहत बना है। दूसरा, चार्टर्ड का मतलब होता है, ये सब इससे आप सब लोग वाकिफ हैं। तस्कीना भी सर सुनो, मुझे चार्टर्ड के मायने बताने दो, बिजनेस लॉ तो मैं बातें पढ़ाऊंगा। दूसरे मायने होते हैं कि जब आप पूरी वैन जैसे मरी जा रही हो तो आप उसको, हमारे उसमें पंजाबी में तो कहते हैं सालम कट्सो, यानी कि पूरी की पूरी वैन लेके जाओगे, यानी पूरा जहाज आपने उसको सीट्स रिजर्व कर ली, वो क्या हो गया? चार्टर्ड। और तीसरे मायने जो वो आप वाले मायने हैं कि आप जो है वो एक एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं किसी एक बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन से। आपके मायने ये वाले हैं। आप समझ गए मेरी बात? इसीलिए तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहला रहे हैं। मेरी बात क्लियर हुई? तो अब असल में मैंने ये बातें क्यों की? एक ये है कि हमें लगता है कि हमें लफ्ज के मायने आते हैं, और एक ये है कि वाकई हमें आते हैं। तो जब वाकई आते हों तो फिर आप बताइएगा, और नहीं तो आप कहिएगा कि मेरे ख्याल में। जैसे ही आप कहेंगे ना मेरे ख्याल में, हम समझ जाएंगे कि कुछ बात आने वाली है। अब आप समझ गए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमें ऑफर के मायने नहीं मालूम है, क्योंकि आपने कभी लॉ नहीं पढ़ा। दूसरा ये कि कम्युनिकेटेड भी आपने टेक्निकली शायद इतना ना बता सकें, हालांकि बहुत आसान है। बताइए, इस बोतल से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं और दरख्त से कम्युनिकेट कर सकता हूं, क्यों? KNOWLEDGE, ये है इसका कीवर्ड। अंडरस्टैंड कर लिया? कम्युनिकेटेड या कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? नॉलेज में आना। यानी जो आप दो लोग कह रहे थे, यानी कि आप कोई रिस्पॉन्स करें यस या नो में, या आपको बात मालूम हो जाए, आपकी नॉलेज में आ जाए, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑफर किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको ये मोबाइल बेच रहा हूं, तो मैं आपको मोबाइल थोड़ी बेच रहा हूं। ऑफर में मैं क्या दे रहा हूं? ऑफर में मैं मर्जी दे रहा हूं। जब कोई शख्स ऑफर करता है तो वो क्या करता है? नहीं, यहां अभी इतनी ऑफर नहीं हुई, तवज्जो बहुत बारीकी से, अभी ऑफर नहीं हुई, सिर्फ मर्जी की इंग्लिश विलिंगनेस।
विलिंगनेस देने का नाम ऑफर नहीं है। इस इंटेंशन, इस इरादे से अपनी विलिंगनेस देना कि दूसरे की मर्जी हासिल हो। कोई मेरे जैसा होगा जिसे नहीं समझ आया होगा, मैं फिर बताता हूं। मेरी मर्जी है कि मैं ये पानी की बोतल बेच दूं, भाई ये तो मेरी मर्जी है, इसमें कोई ये दिस इज नॉट एन ऑफर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं आपको ये पानी की बोतल 50 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो अब जो मैंने आपको मर्जी दी, तो यहां मेरी इंटेंशन क्या है? नहीं बाबा, आपकी मर्जी लेने की। अब आप या तो जुमला पूरा करो, मर्जी देंगे या नहीं देंगे। नहीं देंगे तो रिजेक्शन हो जाएगी, मना कर देंगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नो। या आप कहेंगे ठीक है मैं जी 50 रुपए में आपसे लेता हूं, या आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस अलग चीज है, जुमला पूरा करो। ऑफर अलग चीज है। वेरी गुड, तवज्जो, ऑनलाइन तवज्जो रखेगी जरा। ऑफर को सिंपल क्या कहेंगे? बोलो, अपनी विलिंगनेस देना। बोले बोले बोले, दूसरे की विलिंगनेस लेने के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा ट्रिक कर रहा हूं। क्या सामने वाले ने अपनी विलिंगनेस दे दी? अब तुम्हें कैसे पता? नहीं सर, बड़ा ट्रिकी किस्म का टॉपिक है। अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ। इसका जवाब है आई डोंट नो। हमें क्या मालूम सामने वाले ने दी कि नहीं दी? हम अगर वो अपनी मर्जी दे देगा, अब हंसते क्या हो? अगर सामने वाले ने अपनी मर्जी दे दी, नहीं बोलो, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। और अगर उसने कहा कि नो मुझे नहीं चाहिए, तो रिजेक्शन हो जाएगी। तो आप तो सिर्फ ऑफर पढ़ रहे हैं ना, तो अब आपको ऑफर एक तरीके से समझ में आ गई, यानी अब दोनों वर्ड समझ में आ गए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये जनाब आपने 2 काम कर लिए। बताइए 2 काम कौन से? अंडरस्टैंड भी कर लिया और याद भी हो गया। हालांकि याद करने की आपने कोई कोशिश, बस ये हमने आपको एग्जांपल दी। अब इसकी एप्लीकेशन करते हैं, जरा तवज्जो, बड़ा मजा आएगा। एक साहब का कुत्ता गुम हो गया। अच्छा, ये कुत्ता उर्दू में बोलने में अजीब सा लगता है, इसलिए इसको डॉग कर लेते हैं, ठीक है ना? तो एक साहब का डॉग गुम हो गया। अच्छा, पैसे वाले हैं, उन्होंने इश्तिहार दे दिया, ऐलान करवा लिया कि जो कोई भी मेरा, बल्कि बच्चा गुम हुआ है, पपी बोल लें, पूरा उर्दू में मत बोलें, अजीब सा लगेगा। अच्छा, वो हल्के हल्के मुंह में बोल रहा है, अल्लाह माफ करे। तवज्जो। तो जो पपी गुम हुआ वो कीमती था, उन्होंने ऐलान करवाया कि जो कोई भी ढूंढ के लाएगा उसे, वो पैसे तो बताओ। अब 50,000, चलो भाई महंगा वाला है, तो 50,000 रुपए देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? ये अब आपको वो सिनेरियो दे रहा है आई कैप वाला। अच्छा, इनका एक गार्ड, बड़े घर वाले हैं ना, इनके पास गार्ड भी है, वो 2 दिन से छुट्टी पे गया हुआ है। वो जब वापस आ रहा था अपने घर से, तो उसे झाड़ी में पपी नजर आ गया। उसने उसको पहचान लिया, क्योंकि वो पपी ने भी उसको पहचान लिया, क्योंकि उसको खिलाता पिलाता है। तो उसने उसको पुचकारा और अपनी बास्केट में डाला और लाके असद साहब को दे दिया। असद साहब कौन? जिनका पपी था, जिन्होंने ऐलान किया था। अब आई कैब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि गार्ड क्या 50,000 रुपए क्लेम कर सकता है? तो बोल लें, आप लोग बोल लें, अभी मैं ठीक नहीं करूंगा। आपको जो बोलना है आप बोल लें। देखिए, ये जो रूल है ना, इसके मालूम होने के बावजूद आपका जवाब जो है ना, वो ये है वो माइंड जो आपको मैं तैयार करूंगा। देखिए, इसका जवाब ना यस है ना इसका जवाब नो है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि उसको नहीं मालूम था। आई क्या पूछेगा आपको कैसे पता चला कि उसको नहीं मालूम था? भाई हमने तो ये बात बताई ही नहीं ना। अगर तो हम अपनी बातों में ये बात कहते, यानी हम ये लिखते कि गार्ड वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर, तब तो फिर इनका जवाब बिल्कुल सही हो जाता। ट्रिक समझ रहे हैं ना? उन्होंने ये लिखा कि उसको पता था, ये भी तो नहीं बताया। अगर उसको पता होता तो वो एक्सेप्ट कर लेता।
तो अब ना उसे पता था और ना ही उसे नहीं पता था, तो अब क्या होगा? नहीं, अब आपकी अंग्रेजी इस तरह बनेगी कि वेयर, अब आप उसको पैसे दिलाने चाहते हैं या नहीं दिलाने चाहते? वेयर ही वॉज नॉट अवेयर, ही वुड, ये वुड का लफ्ज इस्तेमाल होगा, ही वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम और इसी में अगर आप दिलाना चाहते होते तो कैसे लिखते? हाँ, ये सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, वेयर ही वॉज अवेयर एंड ही एक्सेप्टेड बी एंटाइटल टू क्लेम। ये है एप्लीकेशन जिसे आपने सीखना है। ये ड्राफ्टिंग भी कहला रही है, वो जो मेंटली हम कर रहे हैं वो मेंटल एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, और ये वो रूल है जो आप बताते हैं कि ये जो आपने कहा कि अवेयर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये आपने लॉ लिखा है। अब इसको लिखना जो हम सिखाएंगे वो ड्राफ्टिंग है। सज्जाद भाई, अभी इसकी जरूरत ही नहीं सवाल की। अभी तो हम कहां पहुंचे हैं कि हमें 4 चीजें सीखनी हैं, फिर आए वो जो पेपर लेकर तो हम फिर उसको बताएंगे कि हम कैसे हल करते हैं। नंबर 1 हमारा टारगेट क्या होगा? अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करने में पूरी क्लास मुझसे बात सुन ले, मुझे नहीं पता आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आप इन भी पूछें ऑन भी पूछें, मेरी मतलब बात समझ गए? मुश्किल अल्फाज तो पूछना अपनी जगह पर है। आपने देख लिया कि इंग्लिश के लफ्ज थे, लेकिन पता क्या चला ये तो लीगल वर्ड हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन भी समझ ले, आप लोग किस तरह लिखोगे। देखो, आप करोगे ऑफर, जैसे आपने कोई सवाल पूछना है तो आप करोगे क्वेश्चन मार्क, मैं समझ जाऊंगा आप मुझसे पूछ रहे हो कि ऑफर के क्या मायने। तो हमारे जोएब भाई को क्या बात पता चली? आखिरी बात बतानी है, बस आखिरी बात बतानी है कि आखिरी बात क्या पता चली, मैं और नहीं पूछ रहा। जैसम भाई, आखिरी बात क्या पता चली? जीते रहिए, जीते रहिए। ये देखें, ये सीखना है, ये इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक को समझ में आया, एक को नहीं समझ में आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा आपको समझाने की कोशिश करें। आप ये बात जहन में रखें कि आखिरी बात हमने क्या की है, लो बैठे हुए, कि जो हमें ये नहीं देखना कि हमारे रेहान भाई पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि रेहान भाई का अपना पेपर पास होगा, आपका अपना पेपर पास होगा, तो आप अपना पूछें। हो सकता है कि आप जो है वो थोड़ा अंग्रेजी में इतने बेहतर ना हो, कोई बात नहीं, ये कोई बुराई की बात नहीं होती, जो है ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीख लेंगे। तो सबको बिल्कुल क्लियर हो गया मामला? चलो जी, अब क्या करें जनाब, अब हम अपना कोर्स शुरू करते हैं। अब तक का मुझे ज़रा सा रिकैप कर दें। नंबर 1, सर ने कहा है कि अगर मुझसे गाइडेंस लेनी है अपने पेपर्स की चॉइस के हवाले से तो ले लें, बात ख़त्म। नंबर 2, सर ने पहले वाले उसमें ये बताया है कि सर काम कराते कैसे हैं, वो चीज़ देख लें, उसको नोट डाउन कर लें, बल्कि वो तो क्लास में होगी होगी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 4 लाइनें दिखाई, वो स्किमिंग थी ना एक तरीके की, वरना तो मैं पूरे चैप्टर की स्किमिंग कराता। 2 पहली क्लास में और 2 आज की क्लास में क्या हुई हैं बातें? 2 बातें हुई हैं क्लास में टोटल, बताएं जल्दी से। नंबर 1 सिलेबस सर ने बता दिया, और नंबर 2 सर ने कहा कि हमें क्या करना है। 4 स्टेप हैं हमारे। नंबर 1, ये वो काम है जिसमें ये चारों काम हो जाएंगे अगर हम अलर्ट बैठे तो। लेकिन आपको मैंने कहा है कि आपने कोशिश नहीं करनी, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। उसमें जितना याद हो गया, नहीं तो फिर 10 मिनट जाके घर में याद कर लीजिएगा, और फिर आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चन और हमारे साथ करेंगे तो फिर हो जाएगा। अच्छा, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। देखिए, ये है BLD। अच्छा, किसी बात के लिए परवाह नहीं करें, कोर्स के हवाले से हर चीज़ आपको PDF में मिल जाएगी। अभी तो मैं आज एक अलग तरतीब से पढ़ा रहा हूँ। BLD डायनेमिक्स को तो आपकी समझ में आएगी जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अब ये 2 लफ्ज़ क्या हैं? एक लफ्ज़ है बिजनेस, हमारे काम का है, और ये लफ्ज़ क्या है? मैं नहीं पूछ रहा लॉ क्या है,
लॉ के हवाले से हम पढ़ेंगे लीगल सिस्टम के चैप्टर में। अभी फिलहाल हमारा काम चल रहा है उर्दू तर्जुमे से। क्या मतलब? अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी मेरा तरीका नहीं पता है ना इनको। आप कहेंगे कानून, ये भी आपको टाइमिंग्स बन जाएंगी मेरे साथ क्लास में ना, आहिस्ता आहिस्ता वो आप मेरा पहचान लेंगे तरीकाकार के सर क्या चाह रहे होते हैं। तो लॉ का हमें उर्दू में मतलब चल गया पता, कानून। अब हमें नहीं पता कानून क्या है, वो हम बाद में बात करेंगे। लॉ की दुनिया में आप थोड़े नए हैं, तो इसलिए मुझे एक तरीके से, एक ख़ास तरीके से, ना बहुत सारी तरीके हैं लेकिन एक ख़ास तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन बताने दें। देखिए, एक है नेशनल लॉ। ये कौन सा लॉ होगा? विद इन द कंट्री। बहुत अच्छा हो गया। और एक है इंटरनेशनल लॉ। जब भी मैं ये बोलता हूं मुझे मेरा एक स्टूडेंट याद आ जाता है। मैंने कहा नेशनल लॉ, दूसरा उसने कहा दूसरा मदर इन लॉ। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, अल्लाह माफ करे। मैंने कहा वो भी हो जाएगी, तो अभी क्वालिफाई तो कर लो। इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, अब इससे हमें कोई गर्ज नहीं है क्योंकि हम तो बिजनेस लॉ पाकिस्तान का पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी पे एक और बात भी याद आ गई, अपने उस्ताद का एक लतीफ़ा याद आ गया। अगर सुनना चाहें तो सुन लें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। पूछ के करता हूँ भाई हाँ, अबे सुनाए भाई, सुनाए सर, क्या पढ़ना वढ़ना तो होता ही रहेगा। भाई हमारे उस्ताद कहने लगे कि जब वो स्टूडेंट थे तो वो जब पढ़ने के लिए गए तो वो मेरे तरह के टीचर थे, वो कहने लगे कि यू, और आप लोग जिस तरह बैठे हैं, यू आर जस्ट अ चाइल्ड इन लॉ, यू आर जस्ट अ चाइल्ड इन लॉ। कहने लगे, मेरा दिल आया कि मैं कह दूं, जी सर, यू आर माई अब्बा इन लॉ। अंग्रेजी आप खुद कर लें। तो मामला यह है कि जरा ख्याल से। अच्छा, अब नेशनल लॉ में भी लीजिए साहब, शादी हो गई। ये कहना था कि लड़के ने कहा मुबारक हो, मैंने कहा अब मुझे दे रहा है भाई। किसी की शादी हो गई। शादी किसी कानून से होती है। शादी मुसलमान की भी होगी, हिंदू की भी होगी, और लड़के की लड़की से होगी हमारे यहाँ, और लड़की की लड़के से होगी शादी, लेकिन किसी कानून से होगी। आप कानून में रहें, शादी में ना चले जाएं, उसके लिए अलग सब्जेक्ट पढ़ें। अच्छा, अभी सुनो, तो इसका मतलब ये कि क्रिश्चियन जो हमारे दोस्त हैं उनकी भी शादी होगी। इवन मुसलमानों में भी जो हमारे मुख्तलिफ जिन्हें आप कहेंगे कि बिलीव्स हैं, वो अहले सुन्नत वाले और असनाई अशरी वाले, तो उनके अलग अलग तरीके से शादी होती है। इसी तरह डाइवोर्स है, इसी तरीके से इनहेरिटेंस है। ये सारा कहलाता है पर्सनल लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है? हम एग्जाम्पल्स तो लेंगे लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में क्या है? थोड़ा सा है, इसका नाम है CRMINAL, क्रिमिनल लॉ। किस चीज से रिलेटेड होगा ये? क्राइम से। क्राइम की डेफिनेशन है, लेकिन आप यूं समझ लें कि इसके अंदर फाइन होता है। एक तो क्राइम कमिट हो रहा है, पेनल्टी नहीं बोले, फाइन होता है, और इम्प्रिजनमेंट होती है, यानी जेल में भेज देते हैं, बंद कर देते हैं। जो हमने पढ़ना है वो है सिविल लॉ। कौन सा लॉ पढ़ना है? अब सिविल लॉ एक बड़ा लॉ है। आपके अब्बू ने किराए पे मकान दिया, इंग्लिश रेंट, तो रेंट का लॉ अलग है। आपने मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस का लॉ अलग है। आपके अब्बू ने एक मकान बेचा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कानून अलग है। हालांकि हम एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि हम तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं ना। अब आप समझ गए। इसी तरह आपने एक जिंगल बनाया और आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया, सुना हुआ आपका नाम, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये लॉ अलग है। ये सब सिविल लॉ हैं। और एक ये है कि आपने मोटरसाइकिल खरीदी, कॉन्ट्रैक्ट, आपने जॉब की, कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की, कुछ सुन ही नहीं रहा। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि जब मैं ये जुमला बोलूंगा तो क्या कहना है? आप लोगों ने करना है जी जी जी। हाँ, क्लास ही चली गई इधर उधर, अपना बोले चले जा रहे हैं। हम लोग गए हुए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। अच्छा, तो तवज्जो रखें ना। आखिरी बात क्या कही? जी 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 जी। ये आखिरी बात जो ये कही, वो ये कही कि ये जो हमने अपना सिलेबस बताया है, इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ क्रिमिनल लॉ है, और आर्बिट्रेशन सिविल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ये सब सिविल लॉ है।
सिविल लॉ किस चीज के बारे में है, पूछिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अभी सिर्फ इन लफ्जों को जहन में रखें, ये आएंगी। पूछिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब। आपके लेवल से मिसाल देते हैं। ये मेरा मोबाइल है फॉर एग्जांपल, तो नाम ले लो, प्रो मैक्स। देख रहे कौन सा मोबाइल कह रहा है, बटनों वाला। तो अब मामला ये हुआ कि ये मोबाइल में जो है वो आप ये, इसका कोई राइट है कि आप मुझसे ले सकें, पूछे बताएं, राइट है आपके पास? नहीं है। लेकिन अगर, या मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको दूं? नहीं है। बातें करें ना, ऐसे बैठे हुए क्लास ले रहे हैं जैसे, अल्लाह माफ करे। तुम लोग भी सुनो और माइक जरा हल्का रखना, क्योंकि अभी हम थोड़ा फॉर्म में आने वाले हैं। हाँ हाँ, लोग तो मोहल्ले वालों को बुला के बिठा लेते हैं कि बिजनेस लॉ की क्लास है, जरा चलें सब देखें तो सही। अच्छा, अभी गन पॉइंट कहाँ से ले आए भाई, तुम बिंडी वाले हो, जरा रुको। अब मामला ये हो रहा है कि अगर मैं आपको इसका एक सेल का एग्रीमेंट कर लूं कि हाँ जी मैं इतने में आपको ये बेच रहा हूं, तो अब आप बताइए कि आपके पास क्या आया और मेरे पे क्या लगी, तो क्या मेरे पास राइट नहीं आया? तो आपसे पैसे लेने का मेरा भी तो राइट है। तो इसका मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन में बोले दोनों को राइट्स हैं। इसको बोलते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का लॉ, सिविल लॉ। अच्छा, अब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मना कर दिया। कितने में बात तय हुई थी हमारी इस मोबाइल की? 25,000 में। छोटी मिसाल के छोटे ही पैसे, चलो 25,000 में बात तय हुई थी। अब जब आप मार्केट में गए, आपको कितने में मिल रहा है? 30 का। ये 5,000 रुपए कैसे आपको देने पड़ गए? बोले आपने मना किया। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक पार्टी ने मना कर दिया, तो दूसरी पार्टी को जो मना करने से नुकसान होगा उसको कहते हैं डैमेजेस। क्या कहते हैं? यानी जो पार्टी जिसका नुकसान हुआ है वो अपने डैमेजेस क्लेम करेगी, जेल में नहीं भेज देगी कि अब्बा को किराएदार जो है वो किराया नहीं दे रहा, तो अब्बा जाके कह नहीं सकते अदालत में क्या कि इसको जेल में डाल दो। नहीं, अब्बा अपने पैसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि किराए का जो लॉ है वो कौन सा लॉ है? बोलो, सिविल लॉ। अब ये टोटल थोड़ी सी बात समझ में आ गई ना, क्यों की ये बात? दोबारा, BLD, तो लॉ ले आए, और लॉ में क्या हो रहा है? किस चीज का लॉ है ये? बिजनेस। अब आप समझ गए। और बिजनेस आपने कहा ही नहीं तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज याद आया ही नहीं। भाई ये तो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल होंगी या सर्विसेज रेंडर की जाएंगी। तो जो भी कुछ किया जाएगा वो किस तरह किया जाएगा? बोले कॉन्ट्रैक्ट से। अब समझ में आया? कहां पहुंचा दिया मैंने आपको? समझ गए ना कैसे पहुंचे? उल्टा चलें, बोले कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चले फिर ऐसे आपकी दिलचस्पी की मिसाल ले लेते हैं। जरा तवज्जो से बैठिएगा, जी लिखा करो। जैसे मैं बोलता हूं तवज्जो से बैठिएगा, जी लिखा करो, क्योंकि यहां तो मैं तवज्जो से बैठवा ही लूंगा। अच्छा जी, आपने कैफ क्वालिफाई कर लिया, खुशी की शक्ल तो बना लेना। अच्छा देख रहे हैं, हाँ कर लिया। भाई बंदा सोचने में भी कुछ हो जाता है। अच्छा जी, हो गया, क्वालिफाई हो गया। अब क्वालिफाई होने से ज़रा पहले ही आपने एप्लीकेशंस डालना शुरू कर दी होंगी। तो एप्लीकेशंस की कोई लीगल एज सच वैल्यू नहीं है, बस एक डॉक्यूमेंट है, एक बात है। उसके बाद क्या हुआ होगा? तो इंटरव्यू आया होगा। अब जिस लेटर से इंटरव्यू आया होगा, इसकी भी कोई इतनी कोई लीगल मसला नहीं है। अब आप चले गए वहां पे, आप गए हुए, आपने, उन्होंने वो लिखा हुआ TA DA नहीं मिलेगा, यानी कि आपको आने जाने का खर्चा हम नहीं देंगे। इंटरव्यू दिया, हो गया। अब क्या होगा? अभी से कॉन्ट्रैक्ट कहां से हो जाएगा? मिसाल में बताओ ना। कॉल आएगी या लेटर आएगा? किस चीज का? कि जी आपको हम बुला रहे हैं। अब आम जबान में जो बुला रहे हैं वो असल में ऑफर है, और आप जब हामी भर लेंगे तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस है। ये आपका और उनका क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब है वो भी कॉन्ट्रैक्ट। मोटरसाइकिल बेची, वो भी कॉन्ट्रैक्ट। आपकी ऑडिटेड फर्म एडवाइजरी सर्विसेज देती है, जो फर्म है आपकी, बोले ना कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। टैक्स की कंसल्टेशन करती है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब आप समझ गए क्यों आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जा रहा है?
क्योंकि जो कंपनी लॉ आप पढ़ेंगे उसमें कंपनी जो शेयर्स देगी वो ऑफर नहीं है, जब नहीं अभी नहीं है। जब आप अप्लाई करते हैं ना कंपनी के लिए शेयर्स के लिए कि हाँ जी मैंने इतने एक शनाख्ती कार्ड पर इतने शेयर्स मुझे दे दो, तो अब कंपनी उसे एक्सेप्ट करे करे नहीं करे। ये लफ्ज आप पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, बातों बातों में बताऊंगा, लेकिन कंपनी लॉ की मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका जहन तैयार हो जाए। इसी तरीके से डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, बोले कॉन्ट्रैक्ट है। शेयर्स इशू होंगे, कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये पता चल गया कि हम एज ए बिजनेस पर्सन और अ बिजनेस स्टूडेंट चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में घिरे बैठे हैं। इसलिए हमें बताया जा रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अच्छा, सुना हुआ हमारा लफ्ज है, इतनी उम्र में पहुंचते पहुंचते हमने ये लफ्ज सुना हुआ है। अब इस हवाले से जो गलतफहमी है पहले मुझे वो बता दें। आप क्या समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो राइटिंग में होता है? मतलब राइटिंग में तो किसी को जरूरी नहीं है ना, ओरल भी होता है। अच्छा, ये इम्प्लाइड क्या चीज होती है, पहले पढ़ा हुआ है? हाय हाय, लाइक लोग आ जाएंगे तो क्लास मुश्किल हो जाएगी। जो पहली पहली दफा पढ़ रहे हैं वो जरा तवज्जो से बैठे और आप ना इसको अनडू करें, जो आपने पढ़ लिया है ना उसको हटा लें और यहीं से नया नया सीखें। देखिए, आपकी अम्मी सब्जी खरीदती हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? लीगल कैसे होता है? सज्जाद भाई आ जाओ मैदान में जरा। अब फिर वही वाली बात हो गई ना, कह रहा है कि जो चीज राइटिंग में की जाएगी वो है। अच्छा, पेट्रोल डलवाया गाड़ी में तुमने, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? भाई वो सब्जी भी कॉन्ट्रैक्ट है खरीदना, इंश्योरेंस कराना भी कॉन्ट्रैक्ट है और पेट्रोल डलाना भी कॉन्ट्रैक्ट है। बोले मुझे नहीं समझ में आ रहा। बोले मैं आपको समझाता हूं ना कि लॉ ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? बोले एन एग्रीमेंट, बोले बोले दिखा भी दूंगा उसमें से, एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H। अच्छा, मेरी बातें तो जो कि याद ही नहीं रहती तो वो लोग याद ही नहीं रखते। मैंने कहा था जो भी बात समझ में नहीं आई फौरन पूछनी, जो पूछेगा वो आगे बढ़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि सर ये क्या है। अच्छा, मेरी क्लास में एक साहब हैं, स्टूडेंट हैं, वो हर साल ही होते हैं, उनका नाम है IMJ, इम्तियाज़ मलिक जूनियर। ये क्लास के नालायक तरीन स्टूडेंट हैं, ये नज़र नहीं आते। तो लाइक लोगों को मैं नहीं पढ़ाता, मैं इन्हीं को पढ़ाता हूँ बस, इनके चक्कर में सब पढ़ लेते हैं। तो वो मुझसे कहने लगे IMJ के सर, खामोशी से कान में उन्होंने मुझे कहा ये 2H क्या होता है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में कुरान है, उसके सिपारे हैं, उसकी आयत नंबर है, तो इसी तरह बाइबल में भी है। तो इसी तरह जब इंसानों ने लॉ बनाया तो उन्होंने भी उनको किताबों में डाला और उसके नंबर दे दिए ताकि पहचान हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट की किताब का, कानूनी किताब का क्या नाम है? बोले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इनकम टैक्स की किताब का क्या नाम है? ऑर्डिनेंस। कंपनी लॉ की किताब, कानून की किताब का क्या नाम है? कंपनीज एक्ट 2017, पहले 84 वाला होता था 84। इसी तरह हमारा पार्टनरशिप का क्या? पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी हर चीज़ की एक किताब है। सर हमें वो पढ़नी पड़ेगी? तो फिक्र बड़ी करते हैं आप लोग। अब हमारे पास आ गए तो फिक्रें ख़त्म, आप सुकून से रहें। जो बातें कह रहे हैं वो समझ में आ रही, बस काफ़ी है। क्लास में आते हैं, काम हमारा है, बाकी क्लियर हो गई बात। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सेक्शन का नंबर है 2, उसका H। अब फौरन दूसरा सवाल, सर ये याद करना होगा? अच्छा, मैं तो इस तरह सीधा जवाब देता नहीं हूं ना कि नहीं, मेरे जवाब देने का अंदाज अलग है। मैं क्या कहता हूं, सही लिखा तो एग्जामिनर पे कोई इंप्रेशन नहीं, गलत लिख दिया एग्जामिनर को आता बुरा इंप्रेशन है। बताओ क्या करना चाहिए? ना ही लिखो तो बेहतर है। तो सर आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते? वो आप लोग जो देखते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग आती कैसे है? जब तक हम आपको सीधा सीधा बताएंगे तब तक थोड़ी आएगी। अब क्लियर हो गई? देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आपका एक माइंड प्रिपेयर कर रहा हूं उस एप्लीकेशन के लिए
वो गार्ड ने पैसे क्लेम कर सकता था या नहीं कर सकता था? अगर उसको पता था, अब 9 बन गया ना, वरना उससे पहले क्या कर रहे थे? कर सकता है, नहीं कर सकता, उसको तो पता ही नहीं था, हम उसके साथ ही तो चल रहे थे। चलो खैर, तो ये बात क्लियर हो गई। जनाब अली, एक कंडीशन बता दें, आप एक कंडीशन बता दें बस। ये अब पहली क्लास में थोड़ी ना आते रहेंगे तो फिर आखिरी क्लास तक ये नहीं पता चल रहा होता लोगों को। आते रहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक बात लिखने से दूसरी बात खुद ही पता चल जाती है। मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊंगा। अब इसमें दूसरी बात बोलने की क्या जरूरत है? बताइए जरा, मेरे जुमले में दूसरा जुमला बोलने की क्या जरूरत है? समझ में आ गई ना बात? एग्जामिनर को भी समझ में आ जाती है। क्लियर हो गई बात? ये तो हम लिखना सिखाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? कोई देख ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। जी 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 जी, तुमने नहीं बोलना है, तुमने कहा जी सर, हाँ सुन रहे हैं। क्या सुना? इस डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले क्या होना जरूरी है? और वो एग्रीमेंट क्या हो? इस डेफिनेशन में कहीं भी लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा? नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी। सज्जाद भाई को एक मसला है। सज्जाद भाई कह रहे हैं कि अगर ओरल है तो साबित कैसे होगा? है ना, देखें इनके जहन में। अब ये हम कल बताएंगे। कल भी तो आए ना, ये थोड़ी है कि एक ही क्लास में सब बता देंगे। ये बात आप जहन में रखिएगा, हम आपको समझाएंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी। मना नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन डेफिनेशन साफ साफ कह रही है क्या? कॉन्ट्रैक्ट को याद कर लें। अब आप बोलें, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी जल्दी 300-400 दफा। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट इज द इन्फोर्सेबल बाय। तो जब रटेंगे तो ये होगा, रटना फिर और समझ के याद करना है। तो अब समझ के जब याद करना है तो इसका मतलब पहली बात तो हमें यह पता चल गई कि ये एक बात है, और दूसरी बात हमें क्या पता चल गई? यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। लीजिए यही पता चलेगा फर्क क्या। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क है कि नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? हाँ, बड़ा प्यारा जवाब दे रहे हो। पहले पढ़ा हुआ है क्या? नहीं भी पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छा बताया तुमने, बहुत अच्छा बताया जिसम। आपने कहा हर कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट क्यों नहीं? एग्रीमेंट असल में बहुत सारी किस्म के हैं। आप जरा चलिए तो, चूंकि मैं आपको बहुत अच्छा लग रहा हूं, फर्ज कर लेना ऐसे जो फौरन वर्ग नहीं। तो आपने कहा कि वापसी पे जाते हुए पाकिस्तान ये जो फ्रूट शॉप है यहाँ पर साइड ही में, वहां से आपको मलाई वाली फ्रूट चाट खिलाएंगे। मेरे खिलाने की उम्र खत्म हो गई, अब तुम्हारे खिलाने की उम्र है। लड़की जरा तवज्जो रखो अभी इधर। अम्माद मियाँ, वर्बल एग्रीमेंट कैसे इन्फोर्स होगा ये हम कल की क्लास में बताएंगे। देखो तुम्हारा वाला सवाल कर रहा है अम्माद, ये बात हम कल बताएंगे। अभी हम सिर्फ इस पे हमने इसको याद कर लिया है कि ओरल भी होता है और वर्बल भी होता है और रिटर्न भी होता है, ओरल भी होता है और राइटिंग में भी होता है। लेकिन अब कल हम समझाएंगे कि कैसे इन्फोर्स होगा। देखिए, नाम क्या बेटे का? जयकाश। ये देखें, सोशल, ये सोशल एग्रीमेंट है ना एक तरीके का। आपने कहा सर मैं मोटरसाइकिल लेके आया हूं, मैं वापसी पे आपको छोड़ दूंगा, तो ये हमारा एक सोशल सा एग्रीमेंट है ना। तो ये एग्रीमेंट हमें नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि चोरी का मोबाइल बेच रहा हूं मैं नहीं, मतलब मिसाल दे, ऐसे देख रहा है ना, अल्लाह माफ करे। तो चोरी का मोबाइल कोई बेच रहा है किसी को, ये कैसा है? बोले इलीगल। ये लीगल एग्रीमेंट है, ये सोशल एग्रीमेंट है। और एक एग्रीमेंट हमें भी हमारे लॉ में भी बताया गया है। पूछे वो क्या है? प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। पूरी क्लास खामोश बैठी हुई है, बिल्कुल ऐसी आलिम फाजिल है।
कोई बात कहने का कोई फायदा ही नहीं है। पूछे क्या? जो लफ्ज समझ में आए, जब लग रहा हो कि आता है तो भी पूछो, और नहीं लग रहा तो भी पूछो। भैया ये वो प्रॉमिस नहीं है जो सारी जिंदगी तुम लोग करते रहे हो। ये वादा नहीं है, ये प्रॉमिस का एक लीगल वर्ड है ये। अबे यार, ये रेहान भाई बोल रहा अंदर, दिल दिल में रेहान भाई बोल रहा है, अबे यार ये तो मारे गए उस्ताद, कौन सा इंग्लिश का वर्ड है, कौन सा लीगल। भाई एक एक करके पता चलेगा ना, ऐसी क्या बात है? नहीं, छोटे से जब तुम बड़े हुए तो एक एक करके ही बातें पता चली ना। ये जितनी बातें अभी मालूम है ये बचपन से पता थी, अल्लाह माफ करे। तो ऐसे हमारा सब्जेक्ट भी है। हाँ तस्कीना, शाबाश। वो कह रही है कंसीडरेशन पे क्वेश्चन मार्क कर दिया उसने। तो अब प्रॉमिस क्या है जनाब? सुनिए, लीगली समझिए। एक हुई ऑफर, बोलिए हुई, और वो हो गई एक्सेप्ट। नहीं, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो एक तरीके से उसको प्रॉमिस भी बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रॉमिस कह रहे हैं। बोले अच्छा, ऑफर को याद रखिएगा प्रोपोजल भी कहते हैं। अच्छा, अभी मैंने फिर एक बात कही है, जहन में आ रही कुछ लड़कों के, ये इतनी बातें कर रहे हैं, ये याद कैसे रहेंगी? मेरी बात को निगेट कर दिया ना। हमने क्लास के शुरू में ही कह दिया था क्या, आपका फोकस अंडरस्टैंड करने पर है, याद कराना हमारा जिम्मा है, हम कराएंगे याद। नहीं करा सके तो फिर आपको कहेंगे घर में कर लेना, अभी नहीं, अभी तो हमारे साथ चलो। बोलो आ प्रपोजल, बोलिए। व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। रिदम नहीं मिल रहा इसके अंदर? बेहतरीन रिदम है, अगर आप जरा सा इसको ऐसे करके हिल के पढ़ें। आ प्रपोजल, रैप है इसके अंदर, आप समझे? आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, देखें वो पकड़ गया है। आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। बोलो ना, उर्दू में बता दो, उर्दू में बता दो। एक पर, अच्छा इसमें इंग्लिश बोलनी है, उर्दू बोलते वक्त इंग्लिश बोलनी है। बोलो, एक प्रपोजल या ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको प्रॉमिस कहते हैं। वाह क्या बात है, बस यही लॉ है, खुद ही पास हो जाओगे, फीस वापस ले लो। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझे? अब इसको तुमने, हमारे अब्बा ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया सारी उम्र, अब तुम इसको इंग्लिश में बोलो जरा सा, जो आप उर्दू में बोल रहे हो बस इसी को बोलो। ये मैं ड्राफ्टिंग सिखा रहा हूं। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। हमने तो बताया भी नहीं कि बिकम्स बोलना है। बताओ यहां सर क्या कहना चाह रहे हैं? जो अंग्रेजी आती है वो काम आएगी, जो अंग्रेजी आती है, बट टेक्निकल वर्ड याद रखो कि तुम्हें ये याद रखना है। सारी क्लास समझ गई? ले जी, प्रॉमिस हो गया। अब प्रॉमिस में कंसीडरेशन होना चाहिए। पूछिए ये क्या? जो चीज हम खरीद रहे होते हैं या सर्विसेज एक्वायर कर रहे होते हैं वो हमारी कंसीडरेशन है, और जो कीमत हम अदा कर रहे होते हैं वो किसी दूसरे की कंसीडरेशन है। कुछ खरीदो, खाने पीने की बात कर लो ना शाम में। ये कराची के अंदर पूरियां होती हैं, पूरियां कचौरियां कहलाती हैं। पूरियां सुबह में, शाम में कचौरियां। तो कचौरियां जो हैं वो आपने 1 दर्जन खरीदी, तो आपके लिए कचौरियां क्या हो गई? बोले कंसीडरेशन। और इसके बदले में आपने उसे क्या दिया? पैसे, वो उसके लिए कंसीडरेशन। यानी हम इसको कह सकते हैं बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज। बोलो, या इसको और अंग्रेजी में कह सकते हैं विच फॉर व्हाट। अच्छा आसान कर लो और ही सीधा कर लो, कहो गिव एंड टेक। आप ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं? बोले जी जाता हूं। वो आपको क्या देते हैं? फीस देते हैं। आप उन्हें क्या देते हैं? नॉलेज सर्विसेज दे रहे हैं। उनके लिए कंसीडरेशन आपका पढ़ाना, हमारे लिए पैसे। चौकीदार से चौकीदारी करवाई, आपको मिली हिफाजत, उसे मिले पैसे। तो आप समझ गए कि कंसीडरेशन जो होता है ये 2 तरफा होगा हमेशा, बायलैटरल। और नंबर 2 बात क्या है? गिव एंड टेक कह लें। तो बोले कि प्रॉमिस, बोले ना, जिसमें कंसीडरेशन हो एक दूसरे के लिए। बोले ना भाई मैं आपके साथ पैदल चलूंगा, तो इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन क्या है? प्रॉमिस तो है, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो ठीक है सर को साथ लेके चलेंगे पैदल। तो नहीं, प्रॉमिस जिसमें कंसीडरेशन हो एक दूसरे के लिए वो एग्रीमेंट कहलाता है। वो
एक कितना टाइम रह गया? आधा घंटा है ना। बस अब मैं तुम्हें बिल्कुल एक जगह पहुंचा रहा हूं। एग्रीमेंट तो थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें समझाया, कल और समझाऊंगा। दूसरा लफ्ज क्या समझना था डेफिनेशन में से? जी अच्छा, खुश है यार, एक तो कोई बैठा है ना अल्लाह का बंदा। तो पिछली वाली रील हमें नहीं याद रहती हमने क्या देखी है। हाँ बस आप जो सामने है बस हमसे उसका पूछ ले। तो दूसरा, अच्छा मैंने जानबूझ के स्क्रीन पे सामने नहीं रखा कि जरा देख तो लूं कि बच्चे सुन भी रहे कि नहीं। कहता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ रह गया। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब हुआ? ऐसे तोड़ फोड़ के खुद ही कोशिश करो। अगर मैं लिख दूं इन्फोर्सेबल बाय अब्बा या अम्मी, तो अब समझ में आएगा। अम्मा ने कह दिया कि तुम्हारा जो रिजल्ट आया है अब तुम मुझसे पूछ के मोबाइल उठाओगे, मैं बता रही हूं, नहीं तो मैं मोबाइल तोड़ दूंगी। घर का एक टिपिकल जुमला है ये घर का। अब तो डर के मारे बेचारे माएं बोल नहीं रही। तो मामला क्या हुआ? ये है इन्फोर्सेबल बाय अम्मी। अब ये जो इन्फोर्सेबल है ना, इसका उर्दू तर्जुमा है नाफिज। क्या है? हमने कभी सुना ही नहीं भाई। आप यूं समझ लें, ये तो सुना होगा ना लाजमी। तो लाजमी बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सवाल नहीं बन रहा ध्यान में? क्या बन रहा है बताओ भाई। हम उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, देखो, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब तुम, ये है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। एग्रीमेंट तुम्हें क्लियर हो गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पूछना है? नहीं अम्मा, ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है ये अभी नहीं। हम इसी तरीके से, इस तरह की डेफिनेशन है लेकिन हम इसको थोड़ा सा अभी टेक्निकली पढ़ेंगे। एवरी प्रॉमिस हैविंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये लिख रहे हैं, अ प्रॉमिस इन विच देयर इज अ कंसिडरेशन फॉर अनदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अभी इसको और टेक्निकली हम देखेंगे। यार कुछ सब बन ही नहीं रहा भाई। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या लिख रहे हो तुम? इन केस ऑफ फेलियर बाय वन द अदर कैन सू। कोई सवाल ही नहीं बन रहा है। दोनों के पास होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है दोनों पार्टीज के पास। ये पूछ रहे हैं कि इन्फोर्सेबल को करवाने के लिए किसके पास राइट होता है? तो दोनों पार्टीज के पास होता है। वो अपनी अपनी चीजें इन्फोर्स, मैंने इनको मोबाइल दिया, अब मैं पैसे इन्फोर्स करवा सकता हूं कोर्ट में जाके, गुंडे नहीं बुलाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा? कब को तो छोड़ें, कैसे होगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ? कैसे होगा? मोहम्मद अली, कंसीडरेशन तुम समझ लो कि जो तुम रात में अम्मा अब्बा के सोने के बाद बर्गर मंगवाते हो, जो सुबह कूड़े में निकलता है, जो अब्बा फजर में देखते हैं झांक कर, तो अब ये तुम बातें बाद में बताना, इसके लिए अलग क्लास होगी। कहता है कि वो जो डब्बा वब्बा है वो बाद में बाहर फेंक दो, फजर में अब्बा उड़ जाते हैं। तो मामला ये हुआ कि वो जो बर्गर आपने मंगवाया है वो आपका कंसीडरेशन है, और जो पैसे आपने ऑनलाइन पे किए हैं वो उसका कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन है गिव एंड टेक, और इसको कारोबार में रखें तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा? मैं दो बातें बता देता हूं। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि एक चीज होती है इंटेंशन, जैसे कि आप लोग नमाज में नियत करते हैं, इंटेंशन। और दूसरी चीज है उर्दू में मकसद, यानी कि ऑब्जेक्ट। और इन दोनों के आगे एक लफ्ज लगा दीजिए, लॉफुल इंटेंशन या लीगल इंटेंशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। अभी दो पॉइंट बताए हैं, मजीद और बताऊंगा। बोलो नहीं समझ आई बात? भाई इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ कैसे आएगी? बोलो, जब लीगल इंटेंशन होगी या ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा। चोरी का मोबाइल कैसा ऑब्जेक्ट है? इसका मतलब है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। लेकिन सब्जी खरीदना
पेट्रोल डलवाना इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि सजाद भी, मैं आपको समझाता हूं कैसे, जरा सा मुझे 2 मिनट दें। अम्मा ने फर्ज कर रहे हैं कि सब्जी खरीद ली, तवज्जो करेंगे, जरा समझना है कि कैसे ये लीगल है। अब अम्मा कह रही है कि मैं पैसे नहीं दे रही, सपोज करते हैं ना, सब्जी वाला क्या करेगा? कहेगा बाजी आप या तो सब्जी वापस करें या पैसे दें, यही कहेगा ना। वो कहेंगी नहीं मैं सब्जी भी नहीं दूंगी, मैं पैसे भी नहीं दूंगी। अब क्या होगा? नहीं, ऑप्शन छोड़े ना, आम मोहल्ले दोहल्ले में बताए ना क्या हो रहा होगा। लोगों को बताएगा, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, 4 लोग अम्मा को क्या समझाएंगे? बाजी पैसे दो। बाजी कहेंगी क्यों? आप बोल सब्जी ली है तो भाई वो कह रही है मैंने सब्जी ली है, लेकिन मैं पैसे क्यों दूं? तो आप कहेंगे ये कानून है। क्या कहेंगे? तो कौन आ गया बीच में? हाँ, तो सादा उर्दू जबान में बता रहा हूं, उसको बोलिएगा नहीं कभी किसी में, वरना बीच बीच में कहीं और ही पहुंच जाए लोग। बर्गर के बीच में शामी कबाब लॉ हो गया जी। मैं सादा जबान में समझा रहा हूं, यानी जिन मामलात में लॉ बीच में आए, ना लिखना है ना बोलना है, बड़ी रिस्क पे बोल रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कि जिन मामलात में लॉ इंटरफेयर करे, क्योंकि वो फिर कोर्ट में जा सकता है ना। अब ये सब्जी की मिसाल में हम आपको बता रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो कोर्ट में नहीं जाएंगी, हालांकि स्मॉल क्लेम कोर्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि एक अलग सिस्टम है। तो अगर यही आप 5 ट्रक सब्जी की कर लें और अब उसके पैसे ना मिल रहे हो तो फिर जाएगा ना। इसका मतलब है कि लॉ चाहे थोड़ी सी चीज खरीदी जाए, दोनों सूरतों में लॉ सपोर्ट करता है, क्योंकि जो हर मामले में कोर्ट में जाना जरूरी थोड़ी है। सोसाइटी में 4 लोग आ गए तो उन्होंने क्या कहा? ये कानून है, तो कानून आ गया ना। इसका मतलब है इन्फोर्सेबल बाय लॉ वहां होगा जब ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा। और दूसरी चीज क्या बताई? लीगल इंटेंशन। अब ये जरा समझिएगा, देखिए लीगल इंटेंशन कैसे पता चलेगी, बहुत तवज्जो से बैठे, अब पैसे पूरे होने वाले हैं। लीगल इंटेंशन कैसे पता चलेगी? पूछो ना। लॉ ने एक तरीका बताया है, प्रीजम्पशन। पूछो ना, पता ही नहीं है लफ्ज। क्या पूछ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? यानी उड़ गया, ऊपर से जा रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आया तो आया ना कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बस काफी है, हमने इतना ही पढ़ाया, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? बोलो 2। नंबर 1 एग्रीमेंट, नंबर 2 इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट को सादा जबान में बोल दो, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। अभी तो इतना ही याद कर लो, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। एग्रीमेंट बहुत सारी किस्मों के हैं, उसमें हमें ये वाला चाहिए। इसी तरह इन्फोर्सेबल बाय लॉ के लिए 2 बातें बताई, इंटेंशन लीगल हो और ऑब्जेक्ट लॉफुल हो। अब हम ये देख रहे हैं कि इंटेंशन कैसे पता चलेगी, समझ गए? उसमें लॉ कहता है कि प्रिजम्पशंस हैं। पूछो भाई, ये इंग्लिश का वर्ड है एक तरीके से, आपको पता है। प्रिज्यूम करना, अज्यूम करना, क्या मतलब हुआ? अजम्पशन का क्या मतलब हुआ? मान लेना। लॉ क्या कह रहा है? मान लो। अभी पहले ये बात कर लेते हैं, हालांकि आप कह सकते हैं मैं नहीं मान रहा, वो एक अलग बात है, उसको फिर मैं बाद में बताऊंगा। अभी लॉ क्या कह रहा है? मान लो। प्रिजम्पशन है, किस हवाले से? बोलो लीगल इंटेंशन के हवाले से। क्या प्रिजम्पशन है? कह रहा है कि रिलेशनशिप जो है, कौन कह रहा है? लॉ कह रहा है। शुक्र है तो यहां पे आप कह रहे हैं, आप। रिलेशनशिप जो है, लॉ कह रहा है 2 किस्म के हैं। कह रहा है एक तो है सोशल, बाप बेटा, भाई बहन, दोस्त देख रहे हैं मुझे, अबे बोलो ना सोशल। खुदा की क्लास आई है क्या देख रहे हैं? हाँ बाप बाप, अम्मी भूख लगी। तो भैया ये जो दोस्त हैं, ये सब क्या, मोहल्ले वाले, ये सब क्या है? सोशल रिलेशन। और पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेना, मैकेनिक से गाड़ी ठीक कराना, अरे यार बिजनेस है ये। ऐसे बच्चे, हम बिजनेस करेंगे बड़े होकर, बिजनेस के स्टूडेंट। यानी कि ब्रॉड कैटेगरी बना दी किसने? कि 2 किस्म के रिलेशन हैं। इनमें लीगल इंटेंशन का क्या मामला है?
सोशल रिलेशन में बताओ लीगल इंटेंशन होती है कि नहीं होती? तो इतना पता है ना लोगों को, बिल्कुल कॉन्फिडेंस देंगे आप। अरे नहीं होती, हम कह रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है, नहीं होती। अब हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहे हैं। आपके स्टडी टेक्स्ट ने एक वर्ड लिखा है USUALLY, यूजुअली। हम इस लफ्ज को जनरली भी बोलते हैं। ये लफ्ज अगर आपने समझ लिया और ये ना लिखा तो सारा मामला खराब हो जाएगा। यूजुअली देयर इज नो लीगल इंटेंशन, किसमें? सोशल रिलेशनशिप में। जनरली नहीं होता। अब क्या मतलब हुआ कि कभी कभी स्पेशली हो भी सकता है जी। बड़े भाई ने छोटे भाई को गाड़ी बेची और उसने पैसे नहीं दिए और उसने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। अम्मी अब्बा का इंतकाल हो गया, जायदाद बट रही है, सब कोर्ट में जा रहे हैं। क्या मतलब है? बोलो लीगल इंटेंशन है। एक भाई ने कहा नहीं यार गाड़ी तूने ले ली, कोई मसला नहीं है, छोड़, पैसे हुए तो दे देना, नहीं हुए तो ना हुए। क्या है? बोलो लीगल इंटेंशन नहीं है। तो सोशल रिलेशनशिप में लीगल इंटेंशन होती भी है और, लेकिन हम कैसे बोलें? यूजुअली नहीं होती। और बिजनेस में क्या होता है ना, फिर वही होती है। ये लफ्ज आए बगैर काम नहीं चलेगा। यूजुअली देयर इज लीगल इंटेंशन। भाई दुकान पे गए, हमारे स्टूडेंट का भाई को बैठा हुआ था, जानता वानता होगा, केन भी पिया, पैसे भी नहीं लिए उसने। ये मिसालें इस तरह की खासतौर पर बताई जाती हैं। तो अब नहीं तो आपकी नहीं है ना, जो जानने वाले की तो होगी इंशाल्लाह। अच्छा ऐसे फौरन क्लियर कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारी तरफ नहीं आइएगा बिल्कुल। अच्छा अब समझो, एक आखिरी बात बता रहा हूं उसके बाद खत्म। भाई लीगल इंटेंशन से क्या होगा? अब मैं फिर इधर से समझाऊंगा क्रिटिकल थिंकिंग। जब फ्रेंडली इंटेंशन होती है, दोस्त दोस्त बने, तो उनके फ्रेंडली रिलेशन बने। क्या बने? अच्छा फ्रेंडली रिलेशन जब बने तो उनकी फ्रेंडली ऑब्लिगेशन हुई। एक ने दूसरे का मोटरसाइकिल पे छोड़ दीजिए, उसने कहा छोड़ दूंगा, बाहर निकला तो भाई नहीं, यानी उसने ऑब्लिगेशन पूरी। तो अब उसके फ्रेंडली कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगले दिन आया तो कहता मैं बात नहीं करता, कुट्टी तेरे से मेरी। भाइयों को बात है बात करके, लेकिन क्या है कि फ्रेंडली कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इफ नॉट फुलफिल्ड। अब बताओ कि अब तुम फ्रेंडली लॉ पढ़ रहे हो, तो फिर इस एग्जाम्पल से इसको बना लो कि लीगल इंटेंशन से क्या होगा? लीगल रिलेशन बनेंगे। यानी कि आपने बाइके को फोन मिलाया कि आ जाओ, अब लीगल रिलेशन बने तो क्या आ गया? लीगल ऑब्लिगेशन, यानी लीगल ड्यूटी हो गई। और जब इफ नॉट फुलफिल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर यह है कि वो उससे डैमेजेस या नुकसान क्लेम करेगा। ये हमने एक, यानी कि कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है। ऑब्लिगेशन एक आखिरी बात बताने दो, उसके बाद बात खत्म कर रहे हैं। ऑब्लिगेशन बहुत सारी किस्मों की हैं। आपके अब्बा ने पानी मांगा, मॉरल ऑब्लिगेशन है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कह लीजिए। आपने शॉट मार के साथ वाले की खिड़की का शीशा तोड़ दिया, आप हैं 18 साल से कम, अब्बा ने कहा मैं लगवा दूंगा। एक तरीके से अब्बा जिम्मेदार नहीं है कानूनी तौर पे, लेकिन चूंकि सोसाइटी है और प्रेना थैना है तो अब्बा ने सोशल ऑब्लिगेशन हो गई। और किराए पे मकान लिया तो रेंट, लीगल ऑब्लिगेशन। हमें लॉ में कौन सी चाहिए होगी? चलो भैया बस पढ़ा लिया। बोलो क्या पढ़ाया? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा ही तो पढ़ाते हैं हम, शानदार पढ़ाते हैं एकदम, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, पढ़ाना क्या है? छोड़ो, चश्मा तो लगा ले जरा सा। याद करना कौन सा है? क्यों, क्या याद नहीं हुआ? कुछ भी याद नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग क्या है? बिजनेस की स्पेलिंग तो याद होगी। हाँ तो बस खत्म हो गई बात। बताएं कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ओहो मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, दूसरी अटेम्प्ट लग गई है ये। तो ये फिर क्या हुआ? ये तो याद ही हुआ ना, ये तो याद हो गया, तो याद भी हो गया ना। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट किसी को बोलते हैं ना, और एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? हाँ
तो ये भी याद हो गया। देखिए हमने हाथ के हाथ आपको साबित कर दिया कि याद हो गया, ठीक है। और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? इंग्लिश बोल ले, इंग्लिश बोल ले। हर को हर, HER हर नहीं है ये। हाँ, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्री। तो ये भी तो याद हो गया। अब और क्या याद करें? मतलब क्या हमें साथ ले जाओगे क्या? भैया इतना ही याद हो गया, बहुत है। ओए लड़के सब्र करो, अब हमें जरा दिखाने दो तुमने किया क्या है। ये देखो इधर थोड़ा सा बड़ा करने दो तो तुम्हें एग्रीमेंट की डेफिनेशन दिखा दें। अच्छा अभी तुम लोगों को सिर्फ स्टडी टेक्स्ट को रीड करने के लिए ना, तो आगे पीछे से पढ़ाया हो, फर्क नहीं है। ये देखो, इसको जरा देखो, एवरी प्रॉमिस, इसको छुपा दो और इसको इसके साथ मिला लो, तो अब तुम्हें मिल गए दोनों लफ्ज। ये लफ्ज मिल गया प्रॉमिस। क्या नाम बताया था बेटे ने? जयकाश। बताओ प्रॉमिस किसे कहते हैं? बस जरा सा हिलना होता है। A proposal when accepted becomes a promise। अबे साथ करो ना पहली। हाँ गुड गुड। A proposal when accepted becomes a promise। तो ये भी याद हो गया कि नहीं हुआ? अरे अल्लाह का शुक्र करें। और दूसरा लफ्ज क्या है? ये किसको, इसको क्या कहते हैं भाई जोए भाई? गिव एंड टेक। अभी बोल रहे थे हमें तो याद नहीं हुआ यार। देखें यार, नहीं दो आदमियों का आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले बता दूं क्या, एक तो वो दरिया के पार से आपको अजीब अजीब इशारे करे और आपको स्विमिंग नहीं आती, दरिया भी चढ़ा हुआ है आजकल। और दूसरा ये कि जो मुंह पे ही बोल दे कि नहीं जी साहब ने तो कही ही नहीं। तो भैया ये देख रहे हैं, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज। अरे ये तो सर कोर्स में से पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो बातें कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। अच्छा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं क्या? इसके कितने पार्ट हैं? और अगर कोई पूछ ले क्लास के बाहर कि इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ कैसे आएगी, तो जब पार्टीज की इंटेंशन लीगल होगी और जब लॉ। अभी दो बताएं और भी बताएंगे, तो समझ में तो आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सर सवाल कैसे आएंगे? सब एक ही दिन सीख लो। अभी चारों स्टेप्स होंगे ना क्लास में, फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। सब्र से आए, जल्दी ना करें, जल्दी का काम शैतान का ही है आज तक। हाँ जरा ज़्यादा फास्ट ट्रैक नहीं करें। जितना बड़ी चीज़ पे आदमी जब जा रहा होता है ना, माउंट एवरेस्ट पे, या दिमाग का कोई ऑपरेशन कर रहा होता है, तो उतनी ही आहिस्तगी से और नफासत से और एहतियात से। आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ पेपर पढ़ना मकसद है तो अलग बात है। अच्छा अब आप आ जाइए, जो पैराग्राफ आपको हमने पढ़ाया था वो जरा देखिए कितना फ़र्क आ गया। पढ़िए जनाब। इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स द यूजुअल प्रिजम्पशन इज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट। अच्छा ये लीगल रिलेशन तो आपने यहां पढ़ा। अब हमारे लेक्चर से बताएं कि लीगल रिलेशनशिप बनता कैसे है? भूल गए तुम? जीते रहिए। लीगल इंटेंशन होगी तो लीगल रिलेशन बनेंगे। अच्छा लीगल रिलेशन से फिर क्या होगा? लीगल ऑब्लिगेशन आएंगी। फिर क्या होगा? ये हम करवाना चाह रहे थे, आईकैप ये करवाता है। आईकैप ये करवाता है जो आप अभी कर बैठे। जरा तवज्जो रखिएगा। आपने कहा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। भैया हाँ, इंग्लिश में तो अब्बा ने पढ़वाया ही नहीं। अगर का मतलब इंग्लिश में आता नहीं हमें। इफ नॉट फुलफिल्ड, देखो मैं थोड़ी सी तुम्हारे साथ शरारत करता हूं, बुरा नहीं मानना। तो इफ नॉट फुलफिल्ड ये बोलना बहुत जरूरी है, वरना वो रट्टा होगा। रट्टे का मजमून नहीं है। समझोगे तो फिर तुम्हारी अंग्रेजी और ये सब काम आएगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया। बट देखें, बट कितना प्यारा लिखा हुआ है। बट इन कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट द यूजुअल प्रिजम्पशन इज। प्रिजम्पशन किसे कहते हैं? असम्पशन। लॉ ने कहा मान लो, आप नहीं भी मान सकते, उसको फिर हम आगे बताएंगे कि रिबट करना कहते हैं लॉ में, वो बाद में बताएंगे। द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ये अभी हम नहीं समझा रहे, ये अभी हम नहीं समझा रहे, ये बाद में समझाएंगे। अच्छा ऊपर वाला पैराग्राफ भी इत्तेफाक की बात है कि आपका हो गया है। क्या हो गया है बताइए? बोले एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एक मिनट रुक जाएं ज़ुहैब भाई, पहले जुमले क्या लिखा हुआ है? मैं रुक जाए ना, मैं पूछ रहा हूं क्यों? पलट के डेफिनेशन मुझे फेंकें। जैसे मैं कहूं क्यों, पलट के डेफिनेशन मुझे फेंकें। मैं ये कह रहा है एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, मैं कह रहा हूं क्यों? नहीं नहीं वो नहीं बोला है जो तुम समझ रहे हो। हाँ देखिए अपनी तरफ से सोच लिया इसने।
ये नहीं सोचना होता, ये फेंकने के लिए कहा है भाई, देने के लिए। बॉल नहीं फेंकते जैसे, या अल्लाह। हाँ जी, इंग्लिश में पढ़ाया करें हमें प्लीज, वी आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ थॉट्स। हाँ, तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। क्यों? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। यार ये बोलना है भाई, बोलो बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब आपने कहा कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं फिर पूछूंगा क्यों? बिकॉज ओनली दोज एग्रीमेंट्स। आप समझ गए? बहुत से एग्रीमेंट होंगे जिन्हें के लॉ इन्फोर्स नहीं भी करेगा। अभी आपने मुझे कहा ना कि फ्रूट चाट खिलाएंगे, इतनी तो बोलूंगा। अभी आपने कहा कि मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल पे छोड़ दूंगा, आप कोई बाइक के काम थोड़ी करते हैं, तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और फिर वो जो चोरी का मोबाइल था वो भी एग्रीमेंट था लेकिन वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आप समझ गए ना? इन्फोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है? जिसे लॉ इन्फोर्स करे, यानी जो लॉ लाजमी कर दे कि नहीं, हाँ मोटरसाइकिल खरीदी है तो पैसे दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर तुमने नहीं दिए तो फिर सू करके डैमेजेस क्लेम होते हैं। क्या होते हैं जी? सारे दोस्तों को बात क्लियर हो गई? अब आगे वो कहता है एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। वो कौन से एग्रीमेंट हैं जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है? अच्छा, इसने तो ना याद कर लिया कि हर बात का जवाब मैंने यही देना है, कोई ना कोई तो सही होगा। कह रहा है जहां लीगल इंटेंशन होगी तुक्का सही लग गया। अच्छा, हालांकि इसने कहा नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। अच्छा समझ गए ना? ऑनलाइन किधर चली गई मेरी बात? समझ गए? लीगल ऑब्लिगेशन कैसे आएगी? सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बोले इम्तियाज मलिक जूनियर, लीगल इंटेंशन का कैसे पता चलेगा? ये पढ़ाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया। लीगल इंटेंशन का कैसे पता चलेगा? हमने आज ही पढ़ाया, पी से लफ्ज है, प्रिजम्पशन दी है लॉ ने। लीगल इंटेंशन का बताने के लिए क्या किया है? प्रिजम्पशन दी है लॉ ने कि कुछ, बोलो सोशल रिलेशनशिप। सर आप एक वक्त इधर होते हैं, आप एक वक्त उधर होते हैं, आई कैप भी यही करता है। आपको ये दिमाग बनाना पड़ेगा। हाँ बैठे, पहले आप पढ़ा लें, फिर हम इसे याद कर लेंगे, फिर पेपर आएगा, फिर हम उसे दे देंगे, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि सर 46 पे रह गया। पहले ना 20, 25, 15% लोग पास होते थे लॉ में, अब इनका मेहरबानी हो गई है 35 से 40% लोग पास होते हैं। अभी आएगा ना रिजल्ट, देखिएगा। इसका मतलब है 60 फेल होते हैं। आप क्यों फेल होते हैं भाई? अपने मुंह से हम बात नहीं बताएंगे आपको, आप बाकी मालूम कर लीजिए, हमारे साथ पढ़िए, इंशाल्लाह देखिए ना सिर्फ ये पेपर निकलेगा बल्कि और पेपरों में भी आपको मदद मिलेगी। क्योंकि आप एक टास्क, अभी आप देखें क्या कर रहे हैं, हमने आपको स्कीम बिफोर द क्लास कराया, क्लास को अटेंटिवली हम कर रहे हैं, शॉर्ट पॉइंट जो हमने निकाले हैं वो हम आपको भेज देंगे, वो आप उसको कुछ तो याद हो गए हैं, कुछ आप याद कर लेंगे, और फिर हम उसके बाद हमसे आपसे कहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, और फिर इंशाल्लाह हर 4 क्लास के बाद 5वीं क्लास ड्राफ्टिंग की होगी। ठीक है, रोक दें यहाँ पे या जुमला पढ़ लेते हैं। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड। बताओ क्यों? क्यों बाउंड हो रही हैं? लॉ है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, इसलिए बाउंड हैं। अभी अपनी मर्जी नहीं रही। टू परफॉर्म देयर, इन केस, ये है वो लफ्ज नॉट फुलफिल्ड वाला, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ईदर बाय ईदर ऑफ पार्टी ऑफ देम, क्या करती हो? मस्ट इंटेंड टू सू, यानी कि मुकदमा दायर करने की इंटेंशन हो। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए इट शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन हो इंस्टेड ऑफ सोशल या मॉरल। अरे सर ने सारा इसी में, नहीं तो और किस में से पढ़ाएंगे? अच्छा, अब हम आपको भेजेंगे कि जो हमने आज पढ़ाया है उस पर किस किस किस्म के सवाल आ सकते हैं। जब हम आपको भेजेंगे ना, अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, ठीक है, और उसमें से आप फिर ले लीजिएगा। आज मैंने लिखने नहीं दिया ना, इसीलिए। तो अब कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, और बताइए कर क्या रहे थे। अगर कोई ये बता दे कि कर क्या रहे थे तो उसको 10 रुपये इनाम मिलेंगे।
माँ पढ़ रहे थे, अल्लाह माफ करे, रो थोड़ी रहे थे। अरे तो टॉपिक का क्या नाम था? शुक्र है, शुक्र है, एक भाई ने तो बता दिया, ये कर रहे थे ये। और इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। और बिजनेस लॉ और कॉन्ट्रैक्ट का आपस में क्या ताल्लुक है? बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो रहे हैं। जो बोलते हैं उस पर सवाल करते हैं, अल्लाह माफ करे। आओ तो, अभी तो इब्तदाई इश्क खैर रोता है क्या? ये देखिए शेर भी भाई को आलिम है, पता नहीं दिल दुखा हुआ है मेरी तरह भाई का, अल्लाह माफ करे। है गमगीन गाने भी मुकेश वकेश के सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे है? चलो अभी 10 मिनट बाकी है, फौरन बस्ता बस्ता बांधना शुरू हो गए। अल्लाह माफ करे, भाई का एक सवाल है जी, बैठा जी। चले ऐसे क्लियर करें, आप आपकी बात को, अभी पहले इनकी बात को क्लियर किया, अब आपकी बात को क्लियर कर देते हैं। सब्जेक्ट का क्या नाम है? ये तो क्लियर हो गया ना यार, कम से कम मेहरबानी होगी ना। बिजनेस लॉ डायनामिक्स, भाई ने बोला क्लियर नहीं हुआ है। अभी जरा सुनिए, बिजनेस लॉ का कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं आप? चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ वॉल्यूम 1 में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई। क्यों पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? क्या गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं? तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इसका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो समझ आ गया। सबसे पहले आपसे मैंने क्या किया? नाम पूछा, नाम पूछा ना। तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट की भी एक डेफिनेशन है, ठीक है? आप छोड़े ना मैंने क्या बातें की हैं, मैं तो ऐसे ऐसे घुमाता हूं। तो आप तो सिर्फ ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्लियर हो गया ना, ये बात क्लियर हो गई ना कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइए कि इस डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? तो ये भी क्लियर हो गया। वो कौन से 2 पार्ट हैं? अच्छा बिल्कुल सही है। और एग्रीमेंट कितनी किस्मों के हैं? और 2 से ज़्यादा भी कर लें। सोशल एग्रीमेंट भी बताए थे, इलीगल एग्रीमेंट भी बताए थे। हम लोग कौन सा एग्रीमेंट करेंगे? हमारे एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? सबर सबर सबर, सुकून से। हमारे एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है ये लोग बता देंगे, आप सुकून से बताइए। मैंने बताई थी कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन है एक। अच्छा वो अगले सफ़े पर है, अगर मैं ज़रा सा दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। हाँ याद आ गया। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है लीगल वाले की? इसको एग्रीमेंट बोलते हैं ना। कंसीडरेशन किसको बोलते हैं? तो सब तो क्लियर हो रहा है, आप फिर आप कह रहे हैं। और प्रॉमिस किसको बोलते हैं? वो हिलने को नहीं बोलते। ये चले मैं आपको इशारतन बताता हूं। यहां पे ओ से ऑफर, यहां पे उर्दू में जब, क्या मतलब? प्लस मत बोले ना, जब की इंग्लिश क्या होती है? हाँ ना, ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस। ये हुई है ना बात। असल में समझने के लिए क्या जरूरी है? एक एक चीज को खोलते जाए। हाँ मैं तो लेक्चर में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कर रहा हूं ना। तो आपको डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गई, आपको डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट क्लियर हो गई, ठीक है? कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं? वो लीगल कैसे बनते हैं? तो आप तो कह रहे थे क्लियर ही नहीं है, आपको तो सब आ रहा है। लीगल इंटेंशन होती है, और क्या होता है? एक और भी था, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी हो, तो वो एग्रीमेंट अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएंगे। अच्छा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने से क्या हो जाएगा? ये पैराग्राफ में पढ़ा, हाँ कोर्ट में आप उसको सू फाइल कर सकते हैं। अब क्लियर हो गई बात। अच्छा अब ये बताइए कि लीगल इंटेंशन का कैसे पता चलेगा? अब या तो आप मेरे साथ खेल रहे हैं या मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये सारा समझ में जो आपको आ गया, इसी का नाम लॉ है, इसी पे सवाल बनेगा। और ये जब आप याद रखेंगे तो फिर तभी आप जो है जवाब दे सकेंगे। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको जाते जाते एक आखिरी बात कर दूं।
क्या नाम है बेटे का? यूनुस। यूनुस ने मुझे डिनर पे बुलाया, मैंने एग्री कर लिया, सही हो गया। जब मैं यूनुस के घर पे पहुंचा तो वहां इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। अब वो पूछ रहे हैं आईकेएफ वाले, और जितेश बताएंगे कि क्या होगा। बताइए क्या होगा? क्यों कुछ नहीं होगा? बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा किया है। देखें, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं। बेटे का क्या नाम है? गोविंद। गोविंद को भी और जितेश दोनों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन नहीं अप्रिशिएट करूंगा अगर ये कल नहीं आए तो, क्योंकि मैंने इनको टाइम दिया है। अभी सबर करो। जयकाश को मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूं कि इन्होंने बिल्कुल सामने मुझे कहा, और फिर ये बात साबित हुई कि इनको समझ में आ रहा है, ये बस घबरा रहे हैं। तो अब पता चल रहा है कि मैंने एक मिसाल देकर अब पूछ रहा हूं, वही अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन माइंड वाली, कि भाई अब आप बताइए कि क्यों कुछ नहीं होगा। गोविंद ने क्यों कहा ये बात कि क्यों कुछ नहीं होगा? लीगली जवाब बताओ ना, क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं है? हैं? हाँ, ये तो बस यही जवाब है ना, वो यूजुअली नहीं होता। और दूसरी बात, इसमें एक और चीज भी बड़े मजे की है, मुझे तो मिलेगा खाना, तो इसका मतलब है कंसीडरेशन भी बायलैटरल नहीं है। तो ये तो सोशल एग्रीमेंट है एक। अब क्लियर हो गया ये? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस इससे ज़्यादा मैं अच्छा नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अगली क्लास की जैसी अनाउंसमेंट होगी, लोगों ने आना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए, वहाँ पे मैं चीज़ें भेज दूंगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आ जाता है आपको। जो चीज़ समझ में नहीं आई, देन एंड देयर यहीं पूछिए, मैं आपको कन्विंस करूँगा कि आपको आ गई है। जी मेरा बेटा। क्या चीज़ बेटा? मुझसे पूछेंगे तो मेरी तो प्रेफरेंस यही है कि आप लिखें, लेकिन शुरू में आप लिखना सीख लें एक दो क्लासेस में, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ही लिखवाना शुरू कर दूंगा, और जिन लोगों को बना बनाया चाहिए होगा उनको बना बनाया दे देंगे। दोनों को हमने फैसिलिटेट कर दिया, ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि क्लास मिस नहीं करनी है। क्लियर हो गई बात? और कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, नहीं तो बस हम अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। सर स्लाइड्स भी शेयर कर दें। ये मुझे नहीं आता, स्लाइड्स में क्या करना है तुमने? स्लाइड्स का तुम्हें जो मटेरियल है वो ले लो बस, और हम कोई भागे जा रहे हैं, बस हम हमारी ज़िंदगी की दुआ करो। चलो ठीक है, ये इन लोगों से मांग लेना, ये स्लाइड भी दे देंगे, हम कोई चीज़ रख नहीं रहे। मुझे नहीं आता इतना, मुझे जो चीज़ आती है वो मैं भेज दूंगा। और फिर अभी पहली क्लास में आप अगर ये समझ रहे हैं कि सब कुछ आ जाएगा, तो ये इतना भी जो आया है तो इसका शुक्र अदा कीजिए कि आपको बिल्कुल बड़े आराम से लॉजिकली चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? जज़ाकल्लाह। बंद कर रहे हैं, ओके। कल फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। तस्कीना थैंक यू, जीती रहें। कहाँ गया ये? अब हमारा ये गुम हो जाएगा।